हाँ, ओके, नाउ वी स्टार्ट विद एपी क्लास 11th। देखो, सबसे पहले लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है, फर्स्ट, add or subtract two APs to form an AP। ठीक है, मतलब जैसे अगर एक AP है 1 3 5 7 9 लेट्स से, और एक AP है 2 5 8 11 14, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 3 8 13 18 and 23। दिस इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है, इसका जो ए होगा वो A1 प्लस A1 डैश होगा, है ना। अच्छा, इसका डी कितना है और इसका डी कितना है 3 और इसका डी कितना है 5, तो डी विल बी D1 प्लस D1 डैश, है ना। और अगर सब्ट्रैक्ट करते, हाँ जी, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्ट करते तो भी यही होता, तो प्लस या माइनस दोनों केसेस में यही होगा। ठीक है, नोट करेंगे। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने अभी तक क्या क्या बताया लास्ट 2 मिनट्स में? कुछ नहीं बताया, जो सामने लिखा है बस वो बताया है कि अगर दो एपीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो भी एक एपी बनेगा। ऐड करोगे तो फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएंगे और कॉमन डिफरेंस भी ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके सर। हाँ, 5 2 5 8 11 14 तीन में गैप है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? सर 1 मिनट कर लो। New AP will have A1 plus A1 dash and D1 plus D1 dash, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1 minus A1 dash और D1 minus D1 dash। हो गया बेटा? यस सर। Second, if you multiply with scalar, और जो कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीजन में भी होता है, क्योंकि एक्चुअली दोनों बातें सेम ही है। तो अगर 1 2 3 4 5 है आपकी एपी और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 6 8 10 बनेगा। तो अगर ये एपी है तो ये भी एपी होगा। ठीक है, इसका ए है तो इसका 2a है, इसका डी है तो इसका 2d है। मतलब k टाइम्स अगर एपी होगा तो k टाइम्स a हो जाएगा और k टाइम्स b हो जाएगा। दो डिफरेंस नहीं, हाँ उसमें स्केलर 2 था, जनरल k। और अगर डिवाइड भी करेंगे तो k जैसे 2 की जगह हाफ से कर देते हैं, तो एक ही बात होती है। ठीक है ना। आ रहा है समझ में? तो दिक्कत पहली क्लास
नहीं सेकंड क्लास थर्ड देखो अब हम यहाँ बात करते हैं सिमेट्री की। तो देखो अगर मैं एक एपी लिखता हूँ 1 4 7 10 13 ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम सेम है सबका, ठीक है। तो अगर जैसे हमको वो जो सम का फॉर्मूला होता है ना n/2 इंटू a प्लस एल, तो कोई जरूरी नहीं कि a और l ही चाहिए। अगर आप यहाँ पर एक स्टेप आगे भी जाते हो और यहाँ पर एक स्टेप पीछे जाते हो तब भी वही रहेगा। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज n/2 इंटू a ऑफ n माइनस k प्लस a ऑफ n प्लस k। मतलब अगर हम कितना भी सिमेट्रिकली आगे पीछे जा रहे हैं ना तो सम विल रिमेन द सेम, देयर विल बी नो डिफरेंस, ठीक है। तो आप इसको लॉजिकल जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया if the second and second last terms are this and then you have to find the sum of the AP, so you don't have to be worried कि मुझे तो फर्स्ट और लास्ट के लिए फॉर्मूला पता है, मुझे तो सेकंड और सेकंड लास्ट के लिए नहीं पता, तो वो ऑटोमेटिकली कॉम्पनसेट करेगा। क्यों? एक में डी ऐड होगा एक में डी सब्ट्रैक्ट होगा, तो बात तो बराबर ही है, तो वो कहानी उठती रहेगी, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए, तो ये सिमेट्री मेंटेन करें। हाँ देखो 4 और 10 आपके हो गए, तो 4 और 10 आपके क्या है 14 है, और 13 और 1 क्या है 14 है। अच्छा मैं इसके पीछे चला जाऊं, देखो -3 करूंगा तो यहाँ -2 लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा 16 लिखूंगा, है ना। तो 16 और -2 को भी ऐड करके देख लो, सबका 14 ही बनेगा। तो सर a minus k की जगह इधर 4 आएगा, उधर हाँ उधर वो इधर उधर के टर्म्स आते हैं। हाँ अच्छा हाँ यहाँ एक चीज मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हम अगर हम n माइनस k और n प्लस k लिख रहे हैं तो हम 2n टर्म्स मान रहे हैं, क्योंकि वो मतलब मिडिल से लेफ्ट और राइट कितना लिया वो देख रहे हैं। जैसे हम ये nth टर्म है हमारा, तो n माइनस 1 n प्लस 1, n माइनस 2 n प्लस 2, n माइनस 3 n प्लस 3, तो इस तरह से, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? आपने अभी क्या बोला वो रिपीट कर दो। देखो अगर टोटल 2n टर्म्स है तो टोटल 2n टर्म्स है, तो उसमें अगर हम nth टर्म यानी जो मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म के लेफ्ट और राइट में जा रहे हैं। बेसिकली आपको ये देखना है कि जो सेंट्रल टर्म है उसके अबाउट पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है, तो अगर सेंट्रल टर्म के कहीं भी लेफ्ट और राइट में जाओगे तो वो सम मेंटेन रहेगा, ये है बताने। समझ आया? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो सेंट्रल टर्म ये है a है, मान लो लेट्स से, तो इसके पीछे गए तो a माइनस b होगा, इसके आगे गए तो a प्लस b होगा, तो इनका सम भी तो वही रहेगा जो इनके एक पीछे और एक आगे का भी होगा, है ना। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं a माइनस 2b, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a प्लस 2b, अल्टीमेटली वो 2a ही आ रहा है ना। तो मतलब उसका सम सेम रहेगा। हाँ वो सम सेम रहेगा। ओके यस सर। ऑलराइट, अच्छा एक चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो if Sn कुछ ऐसे बना रहा हूँ, Sn is 1 4 7 10 and so on, and S dash n, this has 20 terms, ठीक है। और एक है 1 3 5
and this has 30 terms. You have to find sum of common terms. What is the sum of the common terms? कॉमन टर्म्स कैसे निकालो मतलब? देखो कॉमन टर्म्स ऐसे देखते हैं. फर्स्ट कॉमन टर्म्स कौन से है? 1 है ना. तो इस जो सीरीज ये जो बनानी है हमको, इसका फर्स्ट कॉमन टर्म क्या होगा? 1 होगा. अच्छा अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है और यहाँ पर कितने का है? तो अगला कॉमन टर्म पता है कहाँ मिलेगा? 6 का. मतलब 6 के डिफरेंस क्या होगा? तो जैसे यहाँ पर हम देखो, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 1 4 7 10, ठीक है. और यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 1 3 5 7. तो देखो अगला कॉमन टर्म क्या मिला? 7 मिला. समझे? तो अब आपको ये देखना है, अब इसका जो D हो गया, ये तो हो गया इसका A, और D क्या हुआ? D कितना आया? D 6 आया. ठीक है. अब नाउ यू हैव टू डिसाइड कि A और D तो मिल गए. अब हमको ये देखना है टर्म्स कितने होंगे. तो टर्म्स मैक्सिमम तो 20 हो सकते हैं, उसको तो एक्सीड ही कर नहीं सकता. ठीक है. तो 1 और 6 वाला अगर हम एक AP का टर्म बनाते हैं, डिवाइड में होगा. हाँ डिवाइड नहीं होगा. नहीं, 1 और 7 आया ना बेटा. 3 और 2 का LCM, you have to take LCM of 2 and 3. समझ आया? तो LCM of 2 and 3 क्या हो गया? 6 हो गया. तो 6 का डिफरेंस हो गया. समझे? अब देखो इसका 20th टर्म क्या होगा बताओ? 1 plus 20 minus 1 into 3 है ना. मैं इसका टर्म क्यों देख रहा हूं? पता है क्योंकि इसका टर्म कम है. ठीक है. तो इसमें कितना आया बताओ? हाँ 58 आया. ठीक. और ऑब्वियसली बात है, इसका अगर बाय चांस हम चेक भी करते तो वो होता 1 plus 29 into 2. तो ये कितना होता? 59 होता. तो इससे ज्यादा ही है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसका देखना है मैक्सिमम. तो हम क्या बोलेंगे? 1 plus 6 into n minus 1 is equal to 58. तो 6 into n minus 1 कितना हुआ? 57. n minus 1 will be 57 divided by 6. Now 57 divided by 6 कितना होता है? Approximately 9.5 है ना. 9.5 और 1 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कुल मिला के? n will be 10.5. अब 10.5 तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब 10 होगा. कम होगा ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. तो you will take n equal to 10. So when you will take n equal to 10, तो इसका जो सम आएगा that will be 10 by 2, 2 into 1 plus 10 minus 1 into 6. So that is 5 into 2 plus 54. यानी 56 into 5 यानी 330. सॉरी 280. 280 ये आ जाएगा फाइनल. किसी को डाउट है तो पूछ लो. यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट सीखा. अगर आपको दो एपी के कॉमन टर्म्स की एपी बनानी है तो देन द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज सी द फर्स्ट कॉमन टर्म, and secondly you have to work out the common difference. So finding the common difference, you have to take LCM of the differences of the two APs. ठीक है. समझ आ रहा है सबको भाई?
अगर बाय चांस 10.9 होगा तो भी 10.9 क्या 10.999 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप 11 तो नहीं ले सकते ना, एक्सीड तो कर नहीं सकते उसको, तो वो कम ही होगा भाई। हाँ, वो चाहे थोड़ा सा भी कम हो, बट कम ही माना जाएगा, एक्सीड नहीं। एक्चुअली हमको पता है क्या करना चाहिए था इसमें, बेटर मैं आपको और बेटर तरीके से समझाता हूँ, इसमें लेस देन इक्वल टू लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म का वैल्यू है वो 58 या उससे कम होना चाहिए, हमें नहीं पता वो 58 होगा कि नहीं, तो हम कहते हैं दो ऑप्शन है, या तो 58 हो या उससे कम हो, तो n का वैल्यू जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 10.5 होता है। अब इक्वल तो हो नहीं सकता, तो फिर दूसरा ऑप्शन बचता है कि लेस देन इक्वल। इज दिस ओके? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट एक, हाँ जी लिख लो। डन? ईशान हो गया था? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करो। Sn is equal to 1 plus 3 plus 5 ऐसे कर करके this has to be less than or equal to 1000. Find maximum number of terms and maximum sum. दो चीजें बतानी है आपको कि जैसे 1 3 5 7 इनको जोड़ते जाएंगे ना, तो हमें उतने मैक्सिमम टर्म्स चाहिए जिससे इसका सम या तो 1000 हो या उससे जस्ट कम हो। ठीक है, तो हमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो चाहिए, और साथ में क्या चाहिए कि वो लास्ट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनका सम कितना होगा। इसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनेगी जो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। नहीं कैसे? नहीं, आप लोगों ने टर्म
की वैल्यू को 1000 के बराबर रख दिया है, टर्म की वैल्यू नहीं है, ये सम की वैल्यू है 1000। अगर आप 500 टर्म्स निकालोगे तो सोच के देखो, दो के गैप में 500 जो फिर 500 टर्म होगा वो तो खुद ही 1000 के आसपास होगा। आपको टर्म नहीं चाहिए 1000, आपको सम चाहिए 1000। समझे कि नहीं? नहीं समझे? अच्छा चलो मैं करके बताता हूँ। देखो n टर्म्स मानते हैं तो n by 2 2 into 1 plus n minus 1 into 2 बनेगा। Now this has to be less than equal to 1000। आपने क्या किया पता है? a plus n minus 1 into d को less than 1000 कर दिया, इस वजह से गलत आ रहा है। इसको सॉल्व करिए। सर n31 है क्या? हाँ सर n31 आ रहा है। हाँ ऐसे ही कुछ आएगा। अब इसके हिसाब से देखो, अब बताओ क्या आंसर होगा? मेरा भी 31 आ रहा है। हाँ 31 के हिसाब से निकालो। सो मैक्सिमम सम तो 1000 ही होएगा ना? हाँ मैक्सिमम मतलब या तो एग्जैक्ट या उससे कम, उससे जस्ट कम। हाँ हाँ n square equal to 1000, तो 31 पे 961 होगा और 32 पे 1024, तो एक्सीड कर जाएगा। तो ये कुल मिला के कट पटा के आएगा n square is less than equal to 1000, that means n is equal to 31। अब 31st टर्म निकालो और सम ऑफ 31 टर्म्स निकालो, दो चीजें आपको बताना। तो 31 टर्म तो 61 है और 31st टर्म 61 है। हाँ और सम कितना है? 961। सम तो 960 वाला नहीं था। अब देखो अगर 32nd टर्म निकालते तो कितना आता? 61 और 2 63 आता, तो 63 आता और 63 इसमें ऐड करते तो 1024, तो इसका मतलब यही तो। समझ आया भाई?
सबको आ गया भाई, कोई दिक्कत? नो डाउट सर। चलो नेक्स्ट लिखो। अच्छा, एक बहुत अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो करा रहा हूं। इफ sum of n terms of two APs are in the ratio 2n minus 1 upon 3n plus 1, then find the ratio of their 10th terms। मतलब आपको T10 अपॉन T-10 का वैल्यू निकालना है। अगर आपको Sn अपॉन S-n का वैल्यू 2n minus 1 अपॉन 3n plus 1 दिया हो। 11th ये 11th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगती है। नहीं ऐसा शायद नहीं। बताओ क्या आएगा? 37/50। सर इसमें n की वैल्यू वही सब कितनी होगी तो करेंगे मल्टीप्लिकेशन फिर उसे a और d निकल जाएगा। नहीं देखो, Sn का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 2a plus n minus 1 into d, और नीचे क्या आएगा? n/2 2a dash plus n minus 1 into d dash। नंबर ऑफ टर्म्स सेम है दोनों के, a और d अलग अलग है, इज इक्वल टू क्या है? 2n minus 1 upon 3n plus 1। अब बात समझो, ये तो कट गए, पर हमें बनाना है टर्म का फॉर्मूला। तो टर्म का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे? अब ये 2 बाहर निकाल के यहाँ पर n-1/2 लिखेंगे। अब n-1/2 को 9 होना पड़ेगा क्योंकि T10 है ये। तो T10 में क्या होगा? अगर हम इसको लिखे तो ये होगा ना a plus 9d upon a dash plus 9d dash। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना,
तो हम बोलेंगे n minus 1 by 2 will be 9, यानी n will be equal to 19, 18 plus 1 19 हो गया ना। अब n 19 हो गया, तो n जब 19 हुआ इसको बनाने के लिए, तो फिर इसमें भी तो 19 ही रखना पड़ेगा ना, है ना। तो जब 19 रखेंगे यहाँ पर n minus 1 by 2 को 9 रखना है ना बेटा, यहाँ 9 भी चाहिए कि नहीं, तो n minus 1 by 2 को 9 रखेंगे, तो n minus 1 by 2 को 9 रखोगे तो n 19 नहीं आएगा, 18 plus 1 आएगा। तो जो n 19 आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो फिर यहाँ और यहाँ भी तो रखना होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 into 19 minus 1 upon 3 into 19 plus 1, तो 37 upon 58, 57 होता ना 19, 37 upon 58। सर ये सब्स्टिट्यूट मेथड से तो गलत ही आएगा। हाँ सब्स्टिट्यूट मेथड अगर यूज करोगे तो गलत आएगा। क्या सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि 1 2 और 3 करता है। हाँ तो वो गलत तो आएगा ही ना, क्यों गलत आएगा बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पर रेशियो है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना उसका, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू होता तो आ जाता। ये आया सबको समझ में भाई, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ना, हाँ चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सबने नोट कर लिया भाई? सर 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा कर। ओके नेक्स्ट हेडिंग डालो, एएम्स अरिथमेटिक मीन्स। एपी हो गया सर कंप्लीट? हाँ एपी में कंसेप्ट जो बताने लायक थे वो हो गए। अभी एपी का जीपी के साथ कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आएगा जब जीपी पढ़ रही है, अभी नहीं, बस अभी अरिथमेटिक मीन्स। अच्छा अब देखो मीन्स का मतलब क्या होता है, अगर a और b are any two numbers, ठीक है, then their am, that means their arithmetic mean will be a plus b upon 2, यानी इन दोनों का एवरेज सिंपली, और कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द एवरेज वैल्यू ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। अगर a b c तीन नंबर्स होते, any three numbers, not necessarily in AP, इनका कोई AP में होना जरूरी नहीं है, इनका AM होता a plus b plus c by 3, ठीक है। और अगर n नंबर्स होते तो उनका अरिथमेटिक मीन होता summation ai I equal 1 to n whole divided by n. So this is one concept of means, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन essentially means average, समझ आया? एक कॉन्सेप्ट तो ये है, ठीक है, पर हमें ये कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमारे इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको पहले ये नोट करो, फिर उसके बाद में दूसरी चीज बताओ। पहले सब लोग नोट कर लीजिए ये
हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स इंसर्शन। मीन्स इंसर्शन मतलब देखो दो चीजें हैं, अगर a और b दो नंबर्स है से और इनके बीच में हमने n नंबर्स इंसर्ट किए, इंसर्ट किए मतलब n नंबर्स को प्लेस किया, ठीक है। एंड हम ये कह रहे हैं कि a1 to an are arithmetic means between a and b। तो इसका मतलब क्या है वो समझिए कि इन नंबर्स को ये जो हमने रखे हैं ना एक्स्ट्रा, ये नंबर्स हमने ऐसे रखे हैं कि ये ओवरऑल एक n+2 टर्म्स की एपी बन गई। मेरी बात समझ में आ रही कि हमने इन नंबर्स को ऐसे प्लेस किया है कि ये इन्होंने पूरा ये जो बनाया है दैट इज एन एपी, ठीक। अब एपी का मतलब क्या होता है कि इनके बीच के डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी कुल मिला के क्या है, हम ये n+2 टर्म्स की एपी कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम कोई भी एपी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके हमें क्या क्या चाहिए बताओ? a n और d, a n और d। n नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि n अगर नहीं पता है तो हम जनरल n टर्म्स की एपी बोलते हैं, ठीक है। बोलेंगे मतलब जब भी n पता लगेगा तो खत्म हो जाएगी, नहीं तो n टर्म्स की एपी, अब वो 10 टर्म हो, 20 टर्म हो, 50 हो, 5000 हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। बट प्राइमरीली आपको दो चीजें चाहिए जिसके बिना आप एपी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, दैट इज a एंड d। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको क्या पता है? a पता है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि n+2 टर्म होंगे, हाँ। अब बचता क्या है? d तो बचता है, तो d के लिए हमारे पास एक जुगाड़ ये है कि हमें लास्ट टर्म पता है इसे का, ओके। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते b is equal to a plus n+2 minus 1 into d, because there are total n+2 terms, n have been inserted and 2 were already there, so n+2 terms हो गए, n+2 term, तो n+2th term, this is the n+2th term of this AP, right? तो n+2th term का तो फॉर्मूला यही होगा। तो अब यहाँ से रीअरेंजमेंट करके d की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी d minus a upon n+1। Now when you have d, अब देखो a1 will be what? a plus b, क्योंकि a1 इस सीरीज का सेकंड टर्म है तो वो a plus b होगा। a2 क्या होगा? a plus 2b, ऐसे कर करके an क्या होगा? a plus nd। बात समझ में आई? ये मिल गया आपके n अरिथमेटिक, ठीक है। तो कभी भी ऐसे n अरिथमेटिक मींस पूछेंगे तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। अब मैं एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। लेट्स से समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? सिर्फ n टर्म्स क्यों नहीं लिया, n+2 टर्म्स क्यों लिया है? बेटा n तो इंसर्ट किए हैं, जब n इंसर्ट किए हैं तो दो ये नहीं है फर्स्ट और लास्ट, इंसर्ट किया एज इन, हाँ बोलो इंसर्ट किया एज इन, इंसर्ट। भाई आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर बताना समझ में आएगा। आपको बोला है इंसर्ट 5 AMs between 2 and 15, let's say, ठीक है। यस सर।
एक काम करता हूँ 2 and 20 कर देता Oh, हूँ। so 15 and 2 के बीच में को AP फाइंड करना है। हाँ 20 AP बनानी है, बट उसमें इन दोनों के बीच में केवल 5 टर्म्स होने चाहिए। अब देखो कैसे होगा, b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 20 minus 2 upon 5 plus 1, यानी कितना आया, 3 आया, 18/6। तो अब हमारे जो 2 है, 2 के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, 5, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 11, फिर क्या आएगा 14, फिर क्या आएगा 17, और लास्ट में कौन बैठा है 20। तो ये दोनों तो बैठे ही हुए हैं, और ये हमने 5 AMs इंसर्ट किए। You get that? This is how it's done. So this is the concept of arithmetic needs. समझ में आया ऋषि? Yes, sir. Pranav, Shreya, Navya, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. किसी को दिक्कत है? So तो basically two numbers A and B के बीच में एक AP insert करने के लिए। हाँ। बस मेरा काम खत्म हो गया, अब आपका काम शुरू। अब आप लोग इसकी एपी की एक्सरसाइज चालू कर दो, एनसीईआरटी बस देखो तुम आईएससी में हो? हाँ, कोई दूसरी बुक है? एमएल अग्रवाल है, हाँ उससे कर लो। एपी है ना उसमें, सीक्वेंस है ना, 11 की है ना। हाँ हाँ ठीक है, उससे बाद में इसकी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन करने, कोई स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर। हाँ जी, बहुत बहुत तगड़े क्वेश्चन। नहीं फर्स्ट नहीं, एपी की जो प्रॉपर एक्सरसाइज है वो तो एसटीएन बनाने वाली एक्सरसाइज। एक मिनट, ये वाली एक्सरसाइज बोल रहा हूँ मैं, 9.2। सारे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ जी करने सारे हैं, अभी तो आपके पास 15-20 मिनट है, तो इसमें आप जो भी कर सकते हैं स्टार्ट कर दीजिए, पर आपको यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। they are all very good questions, and not only this exercise, AP का exercise, GP का, special series का, miscellaneous, it's a very big chapter and the questions are very very good, they are very tricky, easy नहीं है इसके questions, try करके देखो समझ में आ जाएगा।
है।